जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हम इसकी प्रस्तावना को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमें यह एहसास होता है कि डॉक्टर अंबेडकर कितने आत्मस्वाभिमानी थे। मंडल द्वारा उन पर लगाए झूठे आरोपों के चलते वे कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और साथ ही चेताते हैं कि अब वे किसी भी सूरत में अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करेंगे। प्रस्तावना को बुक में सबसे पहले देने की एक खास वजह यह भी थी कि डॉक्टर अंबेडकर प्रस्तावना के जरिए लंबा पत्राचार उन्होंने रखा है, उसके जरिए सवर्णवादी हिंदुओं की मानसिकता को सामने लाना चाहते थे। तो अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे जाति का विनाश। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, फूल जौहार। तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर दी हुई है, जिसमें उनकी जन्म और मृत्यु की तारीख मेंशन है। डॉक्टर BR अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर ये वही तारीख है ना जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। ये भी अनइंटेंशनली नहीं था इस दिन का चुनाव, इसे याद रखिएगा। उसके बाद जाति का विनाश, एक व्याख्यान जो दिया नहीं जा सका 1936। इस पंक्ति में डॉक्टर अंबेडकर की सारे तकलीफ और दर्द सिमट गया है कि उन्हें कितनी तकलीफ थी इतनी मेहनत करने के बाद ये व्याख्यान वे ना दे सके। शुरुआत में 4 लाइनों की संपादकीय टिप्पणी है, जिसे मैं पढ़ देती हूँ। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन 1936 के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया व्याख्यान, जो इसीलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि स्वागत समिति ने अधिवेशन को यह कहकर रद्द कर दिया कि व्याख्यान में व्यक्त किए गए विचार अधिवेशन को स्वीकार्य नहीं हैं। तो ये वो समिति थी जो खुद के प्रोग्रेसिव होने का दावा करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन विचारों को हजम करना उसके लिए दुष्कर था। वैसे तो हम आज भी इन विचारों के लिए एक्सेप्टेंस नहीं बना पाए हैं सोसाइटी में। तो ये फिर भी 1936 की बात थी। तो आज भी लोग इतने फॉरवर्ड नहीं हैं कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें। तो चलिए अब भाषण का पहला पॉइंट, इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त हूँ। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि वॉइस मॉड्यूल जो है मैं वो चेंज कर करके इसे पढ़ूँ, क्योंकि उससे आपको भी इसी सहूलियत रहेगी समझने में कि कब मैं फुटनोट पढ़ रही हूँ और कब मैं डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों को पढ़ रही हूँ। ठीक है। पहला पॉइंट, मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के जिन सदस्यों ने अत्यंत कृपापूर्वक मुझे इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है, उनके लिए मुझे सचमुच अफसोस है। तो अफसोस शब्द जो है वो बेहद कटाक्ष के तौर पर यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तेमाल किया है। अफसोस क्यों? क्योंकि अब डॉक्टर अंबेडकर को हिंदूवादी मंच पर खड़ा करके हिंदू मानसिकता वाले लोग, सवर्ण लोग जो मकसद साधना चाहते थे, वो अब उनका पूरा नहीं हो पाएगा। वो मकसद क्या था पिछले एपिसोड में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप पूरा एपिसोड सुन सकते हैं। मुझे यकीन है उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने को लेकर अनेक प्रश्न किए जाएंगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए बंबई से एक आदमी का आयात क्यों किया गया है। मुझे यकीन है इस अवसर की अध्यक्षता के लिए मंडल को आसानी से कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो मुझसे अधिक योग्य हो। अगेन योग्य शब्द को उन्होंने सरकाज़्म की तरीके से लिया है। योग्य शब्द से उनका मतलब है वह व्यक्ति जो मंडल के मन मुताबिक बात को मंच से प्रस्तुत कर सके। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है। मैंने महात्मा विदिन ब्रैकेट मिस्टर गांधी की सत्ता के आगे भी जिन पर उनकी श्रद्धा है प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त भी डॉक्टर अंबेडकर इस बात को समझ रहे थे कि गांधी जो हैं वो सिर्फ एक मोहरा भर हैं मनुवादियों का, सवर्ण हिंदुओं का, जिसके ज़रिए वो अपने राजनीतिक जो लक्ष्य हैं, जो एम्स हैं, जो गोल्स हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि गांधी के साथ उनके कई तीखे एनकाउंटर्स हुए हैं, जैसे कि गोलमेज सम्मेलन था, कम्युनल अवार्ड का मुद्दा था,
पूना पैक्ट का मुद्दा था, जिसके ज़रिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज़ को भांप लिया था कि गांधी तो सिर्फ मोहरा भर हैं, श्रद्धा तो एक्चुअल में इनकी धार्मिक पुस्तकों पर है। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अपने बगीचे का सांप मानते हैं। निस्संदेह राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू भी मंडल से जवाब तलब करेंगे कि उसने इस प्रतिष्ठित स्थान के लिए मुझे ही क्यों चुना है। ये बहुत साहस का काम है। यदि कुछ राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू इसे अपने अपमान के रूप में लें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मेरा चयन सामान्य धार्मिक दिमाग के हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लग सकता है। तो यहाँ पर दो तरह के हिंदुओं का जिक्र किया है, एक जो सामान्य धार्मिक दिमाग वाले हैं और दूसरे जो राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू हैं। तो सीधे तौर पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उसके ज़रिए राजनीतिक लक्ष्य जो है वो साध सकें। इसीलिए राजनीति से परे कुछ भी नहीं, धर्म भी नहीं। इसी को आजकल हम धर्म की राजनीति बोलने लगे हैं। 1936 में भी डॉक्टर अंबेडकर इस पर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स थी उनकी। 1.2 मंडल से ये स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि उसने अध्यक्ष का चयन करने में शास्त्रीय आदेश का उल्लंघन क्यों किया है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को तीनों वर्गों का गुरु नियुक्त किया गया है। वर्णायाम ब्राह्मणों गुरु, ये शास्त्रीय निर्देश भी है। तो वर्णायाम ब्राह्मणों गुरु, इसका मतलब जो है नीचे फुटनोट में दिया गया है, जिसे मैं फटाफट पढ़ देती हूँ। ये मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 3रा श्लोक है। मनुस्मृति का ये अध्याय वर्णों और उसके कर्तव्यों की चर्चा करता है और विस्तार से बताता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अतः मंडल को मालूम है कि किसी हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र हिंदू को किसी भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते, वे चाहे कितना ही विद्वान हो। तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे इस बात को मैंने रखा था, लंबा इंट्रोडक्शन था जिसमें इस बात को मैंने मेंशन किया था। तो मैंने वो अनइंटेंशनली मेंशन नहीं किया था, इररेलेवेंट नहीं था मेरा इस चीज़ को मेंशन करना कि डॉक्टर अंबेडकर का लोहा सारी दुनिया मानती है, सिर्फ अपने ही देश में नहीं माना जाता। वो मैंने इंटेंशनली बोला था, उसका रेफरेंस यहाँ पर है। महाराष्ट्र के ब्राह्मण संत रामदास ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था, ये बात बहुत साफ करती है। दासबोध में, जो मराठी में लिखा गया एक सामाजिक राजनैतिक धार्मिक ग्रंथ है। हिंदुओं को संबोधित करते हुए रामदास पूछते हैं, क्या हम किसी अंतज्ञ को इसलिए अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वे पंडित विदिन ब्रैकेट विद्वान है? रामदास इसका उत्तर देते हैं, नहीं। तो यहाँ पर फुटनोट में 2-3 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो शब्दों पर गौर कीजिए। जब भी हम किसी संत महात्मा के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें संत कबीर, संत रैदास, संत तुकाराम या सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी इस तरीके से रेफ़र करते हैं, संबोधित करते हैं। रेफ़र करना गलत शब्द है, संबोधित करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है ब्राह्मण संत रामदास। क्यों लिखा है उसकी वजह फुटनोट में है। रामदास 17वीं शताब्दी के मराठा राजा शिवाजी 1630 से 1680 के समकालीन थे और कहा जाता है कि उनके ब्राह्मण गुरु भी थे। रामदास ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, जबकि उनके ही समकालीन अन्य भक्त कवि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को खारिज करते थे और ईश्वर और भक्त के बीच में पुरोहितों की मध्यस्थता को अस्वीकार करते थे। महाराष्ट्र के ऐसे ही भक्त कवियों में एक संत तुकाराम भी थे, जो जन्म से शूद्र थे परंतु पेशे से व्यापारी थे। वे भी उनके समकालीन थे। भक्ति बिना पुरोहित की मध्यस्थता या अनुष्ठान के अपने अनुभव के दायरे के व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति एक समर्पित गहरे लगाव का नाम है। तो ये फ़र्क है यहाँ पर जो डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मण संत रामदास लिखा है कि वो संत तो हैं लेकिन फिर भी उनकी विचारधारा कितनी विकृत है। और उसके बाद तीसरा है दासबोध। अब ये दासबोध क्या है और ये कौन सा सामाजिक राजनीतिक धार्मिक ग्रंथ है? रामदास का ग्रंथ दासबोध के 20 भागों में 70,000
ओवियां विद इन ब्रैकेट मराठी छंद संकलित हैं। ये ग्रंथ वेदांत दर्शन की व्याख्या करता है। रामदास ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता बताते हैं और ये विचार प्रकट करते हैं कि मराठी समाज सामाजिक स्तर पर एक टूटन की स्थिति में है, जिसका कारण मुस्लिम आक्रमण, हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण और ब्राह्मण आध्यात्मिक नेतृत्व का स्थान अनधिकृत तरीके से गैर ब्राह्मण वाकरी संतों और गुरुओं द्वारा ले लेना। रामदास आज भी हिंदू राष्ट्रवादियों, विशेषकर महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मणों के नायक हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये दासबोध का जिक्र करना फुटनोट में बेहद ज़रूरी था, उसको पढ़कर सुनाना। इसके ज़रिए आप हिस्ट्री भी सुनते चलिए कि जो मुस्लिम आक्रमण है वो 1630 से ही ये बात बोली जा रही है कि मुसलमानों की वजह से हम गुलाम हैं, मुसलमानों की वजह से हम गुलाम हैं, और आज भी वही राजनीति की जा रही है। तो कितनी पुरानी से ये बात चलती आ रही है। और उसके बाद अंतर्जय का मतलब, अंतर्जय शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो वर्ण व्यवस्था के दायरे से बाहर थे। ये इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने अछूत समस्या पढ़ा था भगत सिंह का, उस वक्त भी मैंने इस बात को कहा था कि वर्णाश्रम में सिर्फ 4 ही वर्ण होते हैं और जो अस्पृश्य हैं वो उसका हिस्सा नहीं हैं। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण यानी कि पुरोहित, क्षत्रिय यानी कि योद्धा, वैश्य यानी कि व्यापारी और किसान, और शूद्र यानी कि सेवक शामिल थे। इनमें पहले 3 द्विज माने जाते हैं। शूद्र सेवकों का वर्ग है जिसका काम 3 वर्णों की सेवा करना है। अंतर्जय इस दायरे से बाहर थे, वे अस्पृश्य थे और गांव के बाहर रहते थे। तो जो लोग मंदिर में घंटा पीटते हैं ये उनको ज़रूर सुनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 1.3, इन प्रश्नों का उत्तर देना, क्या देना है ये मुझे मंडल पर ही छोड़ देना चाहिए। किन कारणों से अध्यक्ष चुनने के लिए मंडल बंबई गया और उसने मेरे जैसे व्यक्ति को, जो हिंदुओं के लिए इतना घृणास्पद है, चुना और इस प्रक्रिया में इतने नीचे गिर गया कि सवर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए एक अंतज्य अस्पृश्य को तय किया। इसकी सबसे ज़्यादा जानकारी मंडल को ही होगी। तो गेंद जो है वो सीधा उनके पाले में रख रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं दबे शब्दों में और खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। अपने संबंध में मैं आपसे ये कहने की अनुमति चाहता हूं कि मैंने आपके निमंत्रण को अपनी और अपने बहुत से अछूत साथियों की इच्छा के विरुद्ध जाकर स्वीकार किया है। तो ये निमंत्रण स्वीकार करने के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर पे कई तरह के सवालिया निशान लगा दिए गए होंगे। वो डिप्रेस क्लासेस जिनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ताउम्र काम करते रहे, हो सकता है उनके मन में भी ये ख्याल आया हो कि डॉक्टर अंबेडकर अब कहीं जाकर सवर्ण हिंदुओं से तो नहीं मिल गए। ये आरोप उन पर ज़रूर लगाया गया होगा उस वक्त। मैं जानता हूं हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मैं ये भी जानता हूं कि उनके बीच में मैं एक अवांछित व्यक्ति हूं। ये सब जानने के कारण मैंने सदा अपने आप को उनसे अलग रखा। मैं उन पर अपने को थोपना नहीं चाहता। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म से करता रहा हूं। इस कारण पहले से ही काफ़ी नाराज़गी और जलन पैदा हो चुकी है। तो सीधा सीधा वो मना कर दिया करते थे हर निमंत्रण को। बहुत से सवर्णों ने उस वक्त कोशिश करी होगी डॉक्टर अंबेडकर को अपने खेमे की तरफ खींचने की, जिसमें वो सफल नहीं हुए होंगे। इन शब्दों से यही जाहिर हो रहा है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को लेकर नाराज़गी, उनकी विद्वता को लेकर जलन, कुड़न ज़रूर होती होगी। 1.4, हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वह काम मैं अपनी आंखों के दायरे में नहीं करना चाहता जो अभी तक उनके कानों के दायरे में करता आया हूँ। मतलब उन्होंने ये कहा, वो कहा, ऐसा कानों सुनी बातें काफ़ी स्प्रेड होती रही होंगी। और अब तो ये एक ऐसा अवसर था जब वो उनके सामने खड़े होकर सारी बातें बोलने वाले थे। यहाँ भी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आपने मुझे चुना है इसीलिए हूँ। आपका उद्देश्य समाज सुधार है। समाज सुधार एक ऐसा उद्देश्य है जिससे मुझे हमेशा लगाव रहा है और मैंने महसूस किया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने के अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए, खास तौर से तब जब आप समझते हो कि इस काम में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। तो अब फिर
इसको खिल्ली उड़ाने के अंदाज में उन्होंने लिखा है, मैं आज जो कुछ कहने जा रहा हूं उससे जिस समस्या से आप घिरे हुए हैं उसका समाधान करने में किसी तरह की सहायता मिल सकती है, इसका निर्णय आपको करना है। मैं यहाँ जो कुछ कहना चाहता हूँ उसे समस्या के हल के लिए आप कहाँ तक ग्रहण कर सकेंगे, इसका फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूँ कि आपके सामने इस समस्या पर अपने विचार रखूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो ख़त्म होता है। सेकंड पॉइंट जो है वो खासा लंबा है, जो है राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों ज़रूरी है। तो इसे हम अगले एपिसोड से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पहले इसको जज्ब कीजिए, उसके बाद अगले एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।